बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से पहले हम पिछली पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस कर चुके हुए हैं प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि अगर वेंट्रिकल्स की जो डीपोलराइजेशन है वो डिले हो जाए तो आपके पास जो पीआर इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसी तरह से वेरी सिमिलरली अगर हमारे पास वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन डिले हो जाए तो हमारे पास क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन हो जाती है। क्यूटी इंटरवल बेसिकली क्या होता है, क्यूआरएस वेव और टी वेव के बीच में जो जगह होती है। तो क्यूआरएस वेव के बाद डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है, आपके मतलब क्यूआरएस वेव वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन होती है, और जब डीपोलराइजेशन एंड हो जाए फिर रीपोलराइजेशन हो जाए तो रीपोलराइजेशन के एंड पे आपके पास टी वेव होती है। तो अगर रीपोलराइजेशन देर से होगी तो टी वेव देर से आएगी और क्यूटी इंटरवल आपके पास एलोंगेट हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम या LQTS। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो LQTS है ये हमारे लिए कंसर्न के लिए क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से और फर्दर एरिथमियाज प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम टॉर्साइडेस डिपॉइंटस कहते हैं। ये टॉर्साइडेस डिपॉइंटस का असल मीनिंग क्या है, ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। ये एक और लैंग्वेज में है, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो सकता है उसकी शेप, जिस तरह वो आपको आगे इसी चीज में दिखा रहे हैं कि ये देखिए रीपोलराइजेशन के डिले होने की वजह से ये आपके पास पॉज आ गया। पॉज आने के बाद ये हमने देखा पोस्ट पॉज, मतलब पॉज के बाद जो बना, ये आप देख रहे हैं वेव जो है वो नॉर्मली बन रही, प्रॉपर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना थोड़ी सी। इसी तरह ये फिर एक और पॉज आया, उसके बाद जो क्यूआरएस की भी शेप जो है वो इफेक्ट हो रही होती है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि ये जो LQTS है या लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, इसकी रीजंस क्या हैं। ये इनहेरिटेड भी हो सकता है और ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, लेकिन इनहेरिटेड ये रेयर है, बहुत कम ये इनहेरिटेड होने की वजह से होता है। इनहेरिटेड क्यों होता है? 10 तरह की डिफरेंट म्यूटेशंस हैं जो इंसानों के अंदर हो सकती हैं जो कि इस डिजीज को कॉज कर सकती हैं बेसिकली। अच्छा, अब हम आते हैं एक्वायर्ड की तरफ, जो कि ज्यादातर ये एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड किन वजूहात से होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स, जैसे कि क्विनाडीन को अगर इंजेक्ट कर दिया जाए या कुछ एंटीबायोटिक्स हैं उनको एक्सेस अमाउंट में कर दिया जाए। उसकी उन्होंने एग्जांपल लिखी है फ्लोरोक्विनोलोन्स और एरिथ्रोमाइसिन। इनको अगर ये ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इंजेक्ट कर दी जाए तो ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्गेट कर देती हैं, जिसको हम लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, इसी तरह बता रहे हैं कि ऑल्दो नॉर्मली आमतौर पे इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, रीपोलराइजेशन लेट हो रही है वेंट्रिकल्स की या एक्शन पोटेंशियल ज्यादा देर के लिए रह रहा है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हाँ, कुछ के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज में जब हार्ट को ज्यादा पंपिंग की या हार्ट की ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत होती है तब मसला बन सकता है, या इंटेंस इमोशंस में या फ्राइट एंगर जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा होता है तो तब मसाइल बन सकते हैं। और इसी तरह से अगर इसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए तो फिर सडन डेथ भी हो सकती है। अब ये फिब्रिलेशन क्या होता है आगे हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, 2 तरह के कॉजेज इनहेरिटेड और एक्वायर्ड हमने डिस्कस कर लिए। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे? अगर तो एक्यूट LQTS है तो हम एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस सच एज बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स यूज कर लेते हैं, या हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर लेते हैं इसके इलाज के लिए। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग है तो फिर हमने देखना है कि जनाब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ना हो जाए। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तो बहुत डेडली चीज है, तो हम कार्डियक डिफिब्रिलेटर को सर्जिकली इम्प्लांट कर देते हैं बॉडी के अंदर, यानी सर्जरी करके कार्डियक डिफिब्रिलेटर को इम्प्लांट कर देते हैं। एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, हमने कहा इसके एक्वायर्ड कॉजेज जो हैं उनमें एक है एक्सेस अमाउंट ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स, और इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस को यूज कर रहे हैं। तो ये चीज नोटिस कीजिएगा। उसके बाद आता है पैरोक्सिस्मल टेकिकार्डिया। अब टेकिकार्डिया क्या होता है? इंक्रीज्ड हार्ट रेट। पैरोक्सिस्मल टेकिकार्डिया ये होता है कि कुछ इंटरवल के लिए टेकिकार्डिया हुआ फिर दोबारा नॉर्मलाइज हो गया, फिर टेकिकार्डिया हुआ फिर नॉर्मलाइज हो गया, यानी कि हार्ट रेट नॉर्मल चल रहा है, कुछ देर के लिए तेज हुआ फिर नॉर्मल हो गया, थोड़ी देर बाद कोई ऐसी तौफीक हुई हार्ट को फिर तेज हो गया फिर नॉर्मल हो गया। तो ये पैरोक्सिम्स में जो टेकिकार्डिया होता है उसको हम कहते हैं पैरोक्सिमल टेकिकार्डिया। अच्छा, इसके बारे में बेसिकली बात ये है कि एक तो सर्कस मूवमेंट्स होती हैं, इसमें सर्कस मूवमेंट्स आगे हम डिस्कस करेंगे फिब्रिलेशन के अंदर डिटेल के साथ किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने एक टॉपिक फोकाई का डिस्कस किया था ना कि पेस मेकर ऐसे नोड के अलावा कोई और जगह बन जाती है, तो यहाँ पे भी एक इरिटेबल फोकस है जो कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट बन जाता है उस टाइम के लिए जिस टाइम में टेकिकार्डिया हुआ है। यानी अच्छा वाला ऐसे नोड लेके चल रहा है, कोई और फोका है जो पेस मेकर बना उसे तेज रखा, फिर वो फोका थक गया बेचारा, उसने फिर कहा ऐसे नोड आप ही कर लो, हार्ट दोबारा नॉर्मलाइज हो गया। ठीक, ये इसी चीज में देखिए नॉर्मल जा रही है, हार्ट रेट थोड़ी देर के लिए बढ़ा फिर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। ये पैरोक्सिमल टेकिकार्डिया है। ये देखिए उन्होंने लिखा शिफ्टिंग बैक टू द साइनस नोड, यानी थोड़ी देर बाद ये जो पेस मेकर है ये वाला जिम्मेदारी दोबारा साइनस नोड दबाना शुरू कर देता है, तो हमारे पास दोबारा नॉर्मलाइज हो जाते हैं हालात। अच्छा, हम इसको टेकिकार्डिया को खत्म करने के लिए ना हम एक तरह का वेगल रिफ्लेक्स भी कई दफा यूज करते हैं। वेगल रिफ्लेक्स क्या कि आपका जो ब्रेन है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो,
हम ऐसा क्या करेंगे पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है या वेगर रिफ्लेक्स होता है अगर बेरो रिसेप्टर्स कहें कि जी प्रेशर बहुत कम है, जो नेक में या कैरोटिड रीजन में, तो बेरो रिसेप्टर्स कहें कि ब्लड का प्रेशर कम है या तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बेरो रिसेप्टर्स कहें कि सॉरी मैंने गलत बता दिया, बेरो रिसेप्टर्स पॉइंट आउट करते हैं कि ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से हार्ट रेट कम किया जाता है और इसको हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो अब हकीकत में हार्ट का प्रेशर तो ज़्यादा नहीं हुआ हुआ, हम क्या करते हैं, हम बाहर से नेक की उस जगह को प्रेस करते हैं ताकि हम अपने हाथों से प्रेशर दे दें। जब हम प्रेशर देते हैं बेरो रिसेप्टर्स कहते हैं ओ भाईजान ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जाके ये वेगस स्टिमुलस के थ्रू हार्ट को कहता है कि अपना काम आहिस्ता करो और टैकीकार्डिया को नॉर्मलाइज हम इस तरह से कर लेते हैं। ये भी कर सकते हैं और एंटी एरिथमिक ड्रग्स भी ज़ाहिर बात है यूज़ किए जा सकते हैं ताकि स्लो डाउन किया जा सके इस टैकीकार्डिया को। तो इस टैकीकार्डिया को स्लो डाउन किस तरह करना है, या तो आप प्रेस करो बेरो रिसेप्टर्स को एक्शन में लेके आओ और उस तरह से, या एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अच्छा फिर आता है पहले तो हमने वैसे देखा पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया है क्या, अब पर्टिकुलरली हम एट्रियल पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया पढ़ने लगे हैं कि एट्रिया के अंदर पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया होता है वो बेसिकली क्या है। इसमें बेसिकली क्या है, एट्रिया के अंदर कोई फोकस ऐसा बन रहा है, कोई जगह ऐसी बन रही है जो कि पेसमेकर का काम कर रही है। हालांकि असल में तो एस नोड को होना चाहिए था, लेकिन एट्रिया का कोई और मसल है जो काज से बढ़ के अपना ये मतलब ये काम करना शुरू हो गया है। अब बेसिकली होता है क्या है, इसमें जरा नोटिस कीजिएगा, ये अगर ये हार्ट की मैं डायग्राम ड्रॉ करूं इस तरह से और ये आपके पास ऊपर एट्रिया है, ठीक, ये ऐसे नोड है आपके पास, यहाँ पे एवी नोड है आपके पास और ये आपके पास एवी बंडल है। अब हुआ बेसिकली क्या है, अगर तो ऐसे नोड के पास ही कोई पेसमेकर बन गया है जो कि ये टैकीकार्डिया कॉज कर रहा है तो आपके पास पी वेव नॉर्मल बनेगी क्योंकि डीपोलराइजेशन यहीं से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर कोई फोकस जो है वो कहीं दूर बन गया है, कहीं यहाँ पे करके बन गया है, तो अब आप देखें कि एट्रिया की जो डीपोलराइजेशन है वो पहले तो ऐसे नोड से स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ से स्टार्ट होगी। इस कंडीशन में जो पी वेव है जो कि ये वाली वेव बन रही थी ईसीजी के अंदर, ये पी वेव नेगेटिव बनना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वेव्स जो है वो ऐसे नोड से, अगर हम देखते हैं कि पी वेव नेगेटिव बन रही है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है कि ये जो एक्टोपिक फोकाई है ये साइनस नोड से दूर है। ये दूर होने की सूरत में पी वेव का नेगेटिव बनना, ये हम पहले भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में। अच्छा फिर आते हैं एवी नोडल पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर ये जो टैकीकार्डिया है, पहले तो हमने पढ़ा ना एट्रिया में यहाँ पे शुरू हुआ, अगर ये जो पेसमेकर की जिम्मेदारी है ये ऐसे नोड की बजाय एवी नोड ने देना शुरू कर दी है, अब क्या होगा, एट अ टाइम ये क्यूआरएस भी फॉर्म, ये नीचे भी सिग्नल्स जाएंगे ताकि क्यूआरएस फॉर्म हो और ऊपर भी सिग्नल्स जाएंगे। एट अ टाइम पी वेव भी बनेगी, क्यूआरएस वेव भी बनेगी। लेकिन जो क्यूआरएस वेव है वो जब चूंकि यहाँ पी वेव बननी थी लेकिन क्यूआरएस बन गई तो वो क्यूआरएस ही बना करेगी, जो पी वेव है वो छुप जाएगी, पी वेव छुप जाएगी। ये कॉन्सेप्ट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा अगर एवी नोड में हो रहा है, यहाँ पे एवी नोड पेसमेकर बन रहा है या एट्रिया का कोई जगह पेसमेकर बन रही है या ये जो एवी बंडल है ये पेसमेकर बन रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई वेंट्रिकल से बाहर ही कोई ना कोई पंगा हो रहा है। इसको हम कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर नहीं है तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज। अब हम डिस्कस करते हैं वेंट्रिकुलर पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया। तो वेंट्रिकल्स में क्या, पहले डिस्कस किया एट्रिया के मसल में हो सकता है, फिर डिस्कस किया कि अच्छा भाई एट्रिया के मसल नहीं लेकिन एवी नोड में हो सकता है। ये सब तो वेंट्रिकल्स के बाहर बाहर था। अब हम डिस्कस करने लगे हैं वेंट्रिकल्स के अंदर भी हो सकता है। अच्छा अब अगर वेंट्रिकल के अंदर हो रहा है तो डीपोलराइजेशन तो वेंट्रिकल में स्टार्ट हो रही है, वो जो एट्रिया की प्रॉपर पी वेव बना कर वो पी वेव वाला सीन इसमें भी नहीं है। तो हम ये कहते हैं इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ईसीजी में आपको ऐसे लगेगा जैसे काफी सारी प्री मेच्योर बीट्स आती जा रही हैं, उनके बीच में कोई नॉर्मल बीट नहीं आ रही। प्री मेच्योर बीट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्मल बीट्स के बीच में एक प्री मेच्योर बीट आ जाती है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि नॉर्मल बीट नामी चीज ही कोई नहीं आ रही, लेकिन सारी बीट्स प्री मेच्योर बीट्स की तरह की हैं, यानी कि पी वेव वाली नहीं है। इसको मैं जरा आपको ईसीजी में शो कर रहा हूं। तो ये देखें, ये आपके पास पी वेव बन रही है, क्यूआरएस बन रहा है और टी वेव, फिर अगली पी वेव बन रही है, क्यूआरएस बन रहा है और ये टी वेव। इसमें आपको वेंट्रिकुलर पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया में क्या हो रहा है, ये एक क्यूआरएस बन रहा है, टी वेव, क्यूआरएस बना टी वेव। ये ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई प्री मेच्योर बीट है। प्री मेच्योर बीट के बाद नॉर्मल बीट आनी चाहिए, लेकिन एक और प्री मेच्योर आ गई, एक और लगता है ऐसे जैसे काफी सारी प्री मेच्योर बीट्स आ रही हैं। ठीक है, इस तरह की ईसीजी होती है। तो लिखा अपीयरेंस ऑफ सीरीज ऑफ वेंट्रिकुलर प्री मेच्योर बीट्स अकरिंग वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी नॉर्मल बीट इंटरस्पर्स्ड। तो इन्होंने बताया कि ईसीजी किस तरह की बनती है। ठीक हो गया। इसके बाद अब वेंट्रिकल्स में ये वेंट्रिकुलर पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया होता क्यों है। पहली जो चीज़ उन्होंने लिखी है वो ये कहा उन्होंने कि आमतौर पे ऑक्सीजन की कमी इसकी वजह होती है। ऑक्सीजन की कमी से अगर कोई डैमेज ना हुआ तो आमतौर पे ये नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने बताई है वो ये बताइए कि ये जो इस तरह का टैकीकार्डिया होता है ये आमतौर पे एक लीथल कंडीशन कॉज कर सकते हैं जो कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। फिब्रिलेशन का जिक्र पहले भी किया था, एलक्यूटीएस में भी फिब्रिलेशन को डिस्कस किया था हमने, जो कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम था। तो अभी फिब्रिलेशन क्या होती है अभी हम इसको पढ़ेंगे।
उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, उसके लिए ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइडोकेन और एमिडारोन ड्रग्स का नाम। अच्छा, जब ड्रग्स का जिक्र करते हैं तो वो ये एक और बात बताते हैं कि अच्छा कई दफा इसका जो कॉज है वो डिजिटलिस ड्रग भी हो सकता है। ये खैर एक अलग, पहले उन्होंने कहा था ना कि स्कीमिक लॉस की वजह से होता है, स्कीमिक डैमेज की वजह से होता है। अब वो कह रहे हैं कि डिजिटलिस ड्रग की वजह से भी हाँ हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं कि लाइडोकेन और इमिडारोन किस तरह से काम करते हैं इसको पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया को खत्म करने के लिए। बेसिकली जो लाइडोकेन है वो आपकी सोडियम परमेबिलिटी को डिक्रीज करता है। जब सोडियम परमेबिलिटी मसल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिक्रीज होती है तो मसल उतनी तेजी से काम नहीं कर पाता, तेजी से काम नहीं करता तो टैकीकार्डिया कुछ ना कुछ हद तक ट्रीट हो जाता है। ठीक, अब इमिडारोन क्या करता है, इमिडारोन के मल्टीपल एक्शन होते हैं। ये आमतौर पर क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग कर देता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड को प्रोलॉन्ग कर देता है। जाहिर बात है ये असल में होकर है, तेजी तेजी से सिग्नल्स आई जा रहे हैं और काम करी जा रहा है। लाइडोकेन क्या कर रहा है, वो ना मसल्स को थोड़ा सा बेकार कर देता है, वो कहता है कि सही से काम ही ना, तो थोड़ा स्लो कर देता है, टैकीकार्डिया को खत्म कर देता है। इमिडारोन क्या कर रहा है, ये रिफ्रैक्टरी यानी कि ये क्या कर रहा है, सिग्नल आया, इसने कहा एक्शन पोटेंशियल को कहा तसल्ली से थोड़ा एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग कर दिया, हार्ट को कहा भाई जरा तसल्ली से कॉन्ट्रैक्ट करो, और थोड़ी देर बाद खुलता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टैकीकार्डिया को हमने ट्रीट कर लिया रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करके। ठीक, फिर इसके बाद वो कहते हैं कि कार्डियोवर्जन क्या होता है, विद एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द हार्ट इज नीडेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल हार्ट बीट। ये कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम एक इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं और रीस्टोर कर लेते हैं हार्ट के नॉर्मल रिदम को। ये सारा कुछ क्या है आगे हम फिब्रिलेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल शॉक हमने किया इसको हमने कहा कार्डियोवर्जन। अब असल चीज आ गई है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। पीछे इतनी दफा हमने फिब्रिलेशन का जिक्र किया, ये फिब्रिलेशन बेसिकली है क्या। पहली बात तो ये याद रखें, कार्डियक एरिथमियाज में सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म की जो आपकी एरिथमिया है जो कि लीथल हो सकता है, बहुत जल्दी डेथ कॉज कर सकता है, वो आपके पास फिब्रिलेशन है, या खास तौर पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ बंदा काफी घंटे जिंदा रह पाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि एक जो वेव इंपल्स होती है वो एक्साइट करती है, फिर री एक्साइट करती है, यानी मसल को बार बार एक्साइट करती चली जाती है और रुकती नहीं है। ठीक, अच्छा पहले इसका मैं आपको मैकेनिज्म डिस्कस करके बताता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद हम इसके इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। मैकेनिज्म गाइड में यहाँ पे आगे लिखा हुआ है और ये अगले पेज पे लिखा हुआ है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, बेसिकली होता क्या है। ये वेंट्रिकल्स है, मैं इन वेंट्रिकल्स के एरिया को एक सर्कल की तरह ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मिसाल के तौर पर आपके पास वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, आमतौर पे क्या होता था, यहां से इंपल्स आना शुरू हुई, इंपल्स ट्रेवल की करती जा रही है, वापस पहुंच गई। अभी तक ये वाला जो है ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में ही है, यानी ये मजीद इंपल्स को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो इंपल्स यहां आई, टकराई, फौत हो गई। ठीक है, इंपल्स खत्म, इस इंपल्स ने अपना असर किया, इंपल्स खत्म हो गई। राइट, यहां पर रिफ्रैक्टरी पीरियड आ गया हुआ था। अच्छा, अब अगर कोई एबनॉर्मैलिटी ऐसी हो गई कि ये मैं दोबारा शो कर रहा हूं कि ये यहाँ पे आपकी इंपल्स का आगाज हुआ, इंपल्स ट्रेवल कर रही है जनाब, सारे मसल्स में ट्रेवल कर रही है। अभी इंपल्स यहाँ पे आई ना, तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड से, यानी इसने कहा लो जी मैंने अपना कॉन्ट्रैक्शन कर ली, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड से निकल गया, अगली इंपल्स के लिए तैयार हो गया। तो अगली इंपल्स आने के बजाय यही पिछली इंपल्स आएगी, इसको दोबारा स्टिमुलेट कर देगी, वो दोबारा चक्कर चलना शुरू हो जाएगा। ओ जनाब चक्कर चली जाएगा, वो एक ही इंपल्स बार बार तेजी से काम करती चली जाएगी, री एक्साइट करती चली जाएगी। ठीक है, अब ये जो एबनॉर्मैलिटी हुई है कि इंपल्स वापस आ गई है और ये रिफ्रैक्टिव पीरियड से निकल चुका था, ये एबनॉर्मैलिटी क्यों हो सकती है, उसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह क्या है कि भाई हम कहते हैं या तो ये वाला जो पॉइंट है इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड ही बहुत थोड़ा हो गया है। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर पहले 1 सेकंड के लिए रिफ्रैक्टिव पीरियड में रहता था, इंपल्स 0.8 सेकंड में आती थी, अभी इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड 0.2 सेकंड मजीद चलना है, इंपल्स आई, फौत हो गई इंपल्स। ठीक, या तो ये 1 सेकंड की बजाय मैं कहता हूँ कोई 0.5 सेकंड का ही हो गया, इंपल्स वही 0.8 सेकंड में आई तो ये खत्म हो चुका हुआ था, लो जी दोबारा रीएक्साइट कर दिया। पहली रीजन क्या होती है, रिफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्ट हो गया। दूसरी रीजन ये नहीं भी, रिफ्रैक्टरी पीरियड नॉर्मल 1 सेकंड का ही है, लेकिन इंपल्स ने पहले इतना रास्ता तय करना था, अब कोई नॉर्मल पाथवे ट्राई कर रही है, वो इंपल्स जो है ना वो घूम के आ रही है, वो आते आते इंपल्स को लग गए जनाब 2 सेकंड। इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड नॉर्मल 1 सेकंड ही था, लेकिन इंपल्स को तो आते थे लग गए 2 सेकंड, तो वो जब आई तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में नहीं था, और जनाब सर्कल चलता चला गया। तो दूसरी पहली वजह क्या हुई, या तो रिफ्रैक्टरी पीरियड कम हुआ है, दूसरी वजह ये हुई या तो इंपल्स ने पाथवे लॉन्ग ट्रेवल किया है, 2 रीजन हो गई। तीसरी वजह ये है इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड भी नॉर्मल है, पाथवे भी इंपल्स ये यूज कर रही है, लेकिन इंपल्स वैसी स्लो हो गई। पाथवे सही है लेकिन इंपल्स स्लो हो गई।
तो आते आते सुस्ती से पहुंची, जब तक पहुंची ये रिफ्रैक्टिव पीरियड से निकल चुका था और इम्पल्स ने रीएक्साइट कर दिया। तो ये 3 कंडीशंस हैं हमने डिस्कस की, बहुत सिंपल। नंबर 1, या तो रिफ्रैक्टिव पीरियड ही कम हो गया है, या पाथ से बहुत लंबा ट्रेवल कर रही है इम्पल्स, या इम्पल्स नॉर्मल पाथवे से आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। तो ये 3 वो कंडीशन है जिनके अंदर ये आपके पास दोबारा चल पड़ेगा। अच्छा, ये जो दोबारा चला है ना, इसको हम बेसिकली कहते हैं सर्कस मूवमेंट्स। मैंने पहले आपको कहा था हम सर्कस मूवमेंट को आगे डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे डायग्राम इन्होंने शो किया हुआ है कि ये भी उन्होंने सर्कल से शो किया है कि ये जब आए वापस तो रिफ्रैक्टरी पीरियड में होना चाहिए, इनिशियल बच्चों को रिफ्रैक्टरी पीरियड में होना चाहिए, नहीं होगा तो सर्कस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। और वो 3 रीजन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस कर ली। अच्छा, तीनों रीजन भी, ये जो तीनों वजूहात बनी है ये क्यों होती हैं ये भी उन्होंने बताया है। भाई मैंने आपको कहा कि या तो रास्ता बहुत लंबा ऑप्ट कर रही है। रास्ता कब लंबा हो सकता है? अगर हार्ट का साइज ही बड़ा हो गया, डायलेटेड हार्ट्स में पाथवे इतना लंबा हो जाता है कि इम्पल्स जब वापस आती है तो रिफ्रैक्टिव पीरियड से निकल चुका होता है वो वाला मसल, और जनाब सर्कस मूवमेंट शुरू होती है। पहला। दूसरा, मैंने आपको कहा था या तो इम्पल्स ट्रेवल ही बड़ा स्लो कर रही है। स्लो ट्रेवल क्यों करती है? भाई परकिंजी सिस्टम में कोई ब्लॉकेज हो सकती है, कोई इस्कीमिया ऑफ द मसल हो सकता है, कोई ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से इस तरह का कोई इफेक्ट आ रहा है। ठीक। और तीसरी चीज हमने कही थी कि या तो रिफ्रैक्टिव पीरियड ही बहुत शॉर्ट हो गया है। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्यों शॉर्ट हो सकता है? किसी किस्म के ड्रग्स या कोई ड्रग्स के रिस्पॉन्स में, या ऐसी वजूहत हो सकती हैं जो रिफ्रैक्टिव पीरियड शॉर्ट हो गया है। हमने डिस्कस कर लिया तीनों वजूहत। अब हम कुछ और बातें जो हमने फिब्रिलेशन के बारे में पढ़नी थी वो उनको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। आमतौर पे क्या हुआ हार्ट के अंदर, देखें ये इम्पल्स गई सारे मसल्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट करवाया पूरे और कैंसिल हो गई। कॉन्ट्रैक्ट करवाया सारे वेंट्रिकल्स को, फिर थोड़ी देर बाद नई इम्पल्स आई, फिर वो सारों में गई कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तो क्या है कि इम्पल्स जनाब फिरती चली जा रही है। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये वाला, सारों को समझ ही नहीं आ रही कि किस वक्त हमने सबने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट होना है। कभी इम्पल्स यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे। इम्पल्स ट्रेवल करती चली जा रही है। तो या तो होना कि भाई सारे में ट्रेवल कर गई और रुक गई तो हार्ट एक घंटा कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब वो सारे में ट्रेवल करके वो इधर रुकी नहीं, वो मजीद आगे चल पड़ी, वो चली जा रही है। तो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में वेंट्रिकल्स फंस से जाएंगे, कभी ना वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो नतीजा क्या होगा कि कंप्लीटली ब्लड को पंप ही नहीं कर सकेंगे। द वेंट्रिकल चैम्बर्स आर नीदर enlarged nor contracted but remain in an intermediate stage of partial contraction। ठीक है, पंपिंग नो और निग्लिजिबल अमाउंट्स ऑफ ब्लड। तो ये बात तो समझ में आ गई। इसकी वजह से जब ब्लड ही नहीं पंप होगा तो 4-5 सेकंड में अनकॉन्शियसनेस कॉज हो जाएगी, और थोड़ी देर और ये अगर रहा तो डेथ भी कॉज हो सकती है इसके नतीजे में। ठीक। अब ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती क्यों है, कॉज पड़ते हैं, ये इन्होंने बताया कि या तो कोई सडन इलेक्ट्रिकल शॉक मिला हार्ट को, या इस्कीमिया ऑफ द हार्ट हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब ये दोनों चीजें किस तरह से असरअंदाज होती हैं इसको हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अच्छा, चेन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ फिब्रिलेशन, इसमें उन्होंने वो ये बताने। अब जो चेन रिएक्शन है उसको बेसिकली वो आगे इस एग्जांपल से डिस्क्राइब करेंगे, चेन रिएक्शन को समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, फिब्रिलेशन कॉज्ड बाय 60 साइकिल एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो एसी करंट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान में तो खैर 50 हर्ट्ज होती है लेकिन बाहर के मुल्कों में 60 हर्ट्ज होती है। तो 60 हर्ट्ज यानी 60 साइकिल एसी करंट है, तो वो किसी हार्ट को लगा है तो किस तरह से फिब्रिलेशन कॉज होती है, अब हम इस चीज को समझते हैं। वो ये कहते हैं कि बेसिकली हार्ट के एक जगह पे अब ये करंट लगना शुरू हुआ है। ये आपके पास हार्ट है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे आके आपने करंट लगा दिया तो यहाँ से डीपोलराइजेशन हर तरफ फैल गई। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन तो हर तरफ फैल गई है, ये वाली जो जगह है, अब कुछ देर के लिए डीपोलराइजेशन, जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है उस वक्त मसल्स रिफ्रैक्टरी पीरियड में होते हैं ना। रिफ्रैक्टरी पीरियड से मुराद कि वो मजीद किसी इम्पल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले ही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जिस वक्त ये लगा करंट आया, ये सारे चले गए रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्योंकि सारे डीपोलराइज हो रहे हैं। अब ये वाले जो मसल हैं ये जल्दी रिफ्रैक्टरी पीरियड से बाहर आ गए। ये वाले भाईजान अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड में ही है। जहरी बात है, सब मसल्स का रिफ्रैक्टरी पीरियड एग्जैक्टली जितना तो नहीं होगा ना, किसी का थोड़ा ज्यादा किसी का थोड़ा कम है। पहले तो ये हुआ था, हमने एक इम्पल्स भेजी, सारों में गई, ठीक, सारे में गई, कैंसिल हो गई, थोड़ी देर बाद एक और इम्पल्स आई, इस तरह से हिसाब था। लेकिन ये तो 60 साइकिल यानी कि एक सेकंड में 60 साइकिल्स चल रहे हैं, तो एसी करंट हमने लगाया, करंट तो मुसलसल आता चला जा रहा है। हुआ क्या, यहाँ पे रिफ्रैक्टरी पीरियड खत्म हो गया भाईजान, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे खत्म हुआ तो करंट यहाँ पे आ गया, इसको भी एक्साइट कर दिया। अच्छा, जब इसको एक्साइट कर दिया, अब ये आपको याद है ना, ये तो पहली वाली डीपोलराइजेशन पे चल रहा है। ये इसने कहा जी मेरा रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हो गया, करंट ने कहा चलो तुम भी एक्साइट हो जाओ। तो किसी का जल्दी रिफ्रैक्टिव पीरियड, अब हर वक्त में काफी सारी जगह तो रिफ्रैक्टिव पीरियड में है लेकिन कुछ जगह रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ चुकी हैं, उनको भी एक्साइट करता चला जा रहा है। तो यानी कि
पूरा हार्ट एट अ टाइम रिफ्रैक्टरी पीरियड में नहीं रह रहा, ना एट अ टाइम निकल रहा है। कोई जगह रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, कोई जगह निकल आई है, कोई है कोई जगह निकल आई है, तो पूरे हार्ट में ना एक बेतरतीबी फैल जाएगी। अब उसको ये बुक में किस तरह से बताता है, द फर्स्ट साइकिल ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस कैन कॉज डीपोलराइजेशन वेव टू स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस लीविंग ऑल द मसल बिलीव द इलेक्ट्रोड इन रिफ्रैक्टरी स्टेट। पहली दफा तो जब फैला तो सब एक बार रिफ्रैक्टरी पीरियड में चले गए, लेकिन वो कहने हैं आफ्टर अबाउट 0.25 सेकंड पार्ट ऑफ दिस मसल बिगिंस टू कम आउट ऑफ रिफ्रैक्टरी स्टेट। कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्रैक्टरीनेस से बाहर आ गए हैं, कुछ बाहर नहीं आए। कुछ जगहों पे अब करंट जा सकता है, कुछ अभी भी रिफ्रैक्टरी पीरियड में है। तो क्या होगा, अ सर्टेन इंपल्स ट्रेवल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस अंटिल दे रीच रिफ्रैक्टरी एरिया ऑफ द हार्ट एंड देन ब्लॉक। अच्छा, अब ये देखें, ये इन्होंने डायग्राम में शो किया हुआ है। ये जो डार्क रेड जगह है ना, ये इन्होंने शो किया, ये वो जगह है जो अभी भी रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, और ये जो जगह लाइट जगह ये वो जगह है जो दोबारा एक और इंपल्स के लिए तैयार हो गई हैं। तो जब कुछ जगह दोबारा एक और इंपल्स के लिए तैयार हो जाएंगी, अच्छा ये जो सेंटर में सर्कल है ये वो जगह जहां पे हमने करंट लगाया हुआ है, जब कुछ जगह दोबारा करंट लेने के लिए तैयार हो जाएंगी तो क्या होगा, करंट ट्रेवल करना शुरू हो जाएगा, इंपल्स ट्रेवल करना शुरू हो जाएगी। ट्रेवल करते करते इंपल्स उस रिफ्रैक्टरी पीरियड वाली जगह पे आ जाएगी। रिफ्रैक्टरी पीरियड वाली जगह तो एक और इंपल्स के लिए भी तैयार ही नहीं है, ठीक। तो अब इंपल्स ट्रेवल करते करते जब ये जगह आ गई तो ये डिवाइड कर जाएगी, इधर भी कुछ इधर निकल जाएगी, कुछ इधर निकल जाएगी। तो इंपल्स जो है वो डिवाइड कर गई, डिवीजन ऑफ इंपल्स हो गई। तो डिवीजन हो गई और वो इधर भी एक्साइटेबल एरिया में निकल गई, इधर भी एक्साइटेबल एरिया में। तो करंट जो है वो एक्साइटेबल एरियाज में आराम से चलता जा रहा है और रिफ्रैक्टरी एरियाज में नहीं जा पा रहा। फिर ये कुछ देर बाद ये एरियाज भी एक्साइटेबल हो जाएंगे। तो ये एक साइकिल चलता चला जाएगा। इसमें बेसिकली 3 चीजें जो हम डिस्कस करेंगे हुई हैं, वो क्या हुई। फर्स्ट, ब्लॉक ऑफ इंपल्सेस इन सम डायरेक्शंस बट सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इन अदर डायरेक्शंस। ये एक री एंट्रेंट सर्कस मूवमेंट्स के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि कुछ जगह अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड में हो और कुछ जगह हर वक्त निकली हुई हो, ताकि ये चलता रहे। अगर सारी जगह ही एट अ टाइम रिफ्रैक्टरी पीरियड में चली गई फिर तो इंपल्स साहब फौत हो जाएंगे। लेकिन ये इंतहाई अच्छी चीज है, अच्छी नहीं मतलब डेंजरस चीज है, या फिब्रिलेशन के लिए अच्छी है कि कुछ ना कुछ जगह हर वक्त एक्साइटेड स्टेट में हो, इंपल्स को लेने के लिए तैयार हो, ताकि इंपल्स फौत ना हो, इंपल्स घूमती चली जाए। कुछ जगह रिफ्रैक्टरी पीरियड में, कुछ इसमें। तो ये जो चलता रहता है ना, इनकी मतलब आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, अल्टरनेट होते रहते हैं। ये चीज बहुत हेल्प कर रही होती है सर्कस मूवमेंट्स को। तो पहली चीज तो ये हो गई, कुछ जगह रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, कुछ चीजें नहीं। दूसरा, वो कह रहे हैं ये जो रैपिड स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट हो रही है, इसके नतीजे में कंडक्शन की जो वेलोसिटी होती है ना, ये कम हो जाती है, और जो मसल्स का रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये भी कम हो जाता है। तो कंडक्शन वेलोसिटी जब कम हो गई, हमने डिस्कस किया था ना ये बात कि अगर इसकी जो वेलोसिटी है ये कम हो जाएगी तो ये जब वापस आएगा तो रिफ्रैक्टरी पीरियड से निकल चुका होगा। ये तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस की थी ना। अगर कंडक्शन वेलोसिटी कम हुई है तो ये भी हेल्प करेगा फिब्रिलेशन में, और अगर रिफ्रैक्टरी पीरियड कम हो गया है तो वो ज़ाहिर बात है जल्दी रिफ्रैक्टरी पीरियड से निकल, तो ये भी हेल्प करेगा। तो ये हम देख रहे हैं ये कौन सी 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से फिब्रिलेशन फिर कंटिन्यू रहती है। पहली चीज, कुछ जगह रिफ्रैक्टरी है, कुछ जगह एक्साइटेटरी, तो यानी कि हर वक्त कोई ना कोई जगह एक्साइटेटरी रहती है। तो ये चीज फिब्रिलेशन को हेल्प करती है, नंबर 1। नंबर 2, जो कंडक्शन की स्पीड है वो स्लो हो गई और रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत कम हो गया, तो ये भी हेल्प। अगर कंडक्शन की स्पीड तेज हो तो हमें एक खदशा है कि यार ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पे ये जगह रिफ्रैक्टरी पीरियड से निकली है, कंडक्शन इतनी तेज हो कि फौरन वो सबको डीपोलराइज कर दे और सारी जगह रिफ्रैक्टरी पीरियड में चली जाए। जब सारी रिफ्रैक्टरी पीरियड में चली जाएंगे तो इंपल्स फौत हो जाएगी। तो इंपल्स के डेड ना होने में, बल्कि अंदर ही अंदर घूमने में कौन कौन सी चीजें हेल्प कर रही हैं। नंबर 1, हर वक्त कोई ना कोई जगह एक्साइटेटरी है। नंबर 2, इंपल्स स्लो हो गई है, इस वजह से वो अंदर ही जगह घूमती रहती है। और जो तीसरी बात डिस्कस की है वो डिवीजन ऑफ इंपल्सेस होती चली जा रही हैं। मैंने जो बताया था कि जब वो रिफ्रैक्टरी पीरियड को टकराई तो वो डिवाइड हो गई, इधर भी और इधर भी, तो नंबर ऑफ इंपल्सेस बढ़ती चली जा रही हैं। वो ये गई, ये आगे जाके किसी रिफ्रैक्टरी पीरियड को लगी मजीद डिवाइड हो गई, तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह हो जाएगा और डिवाइड होती चली जाएंगी, नंबर ऑफ इंपल्सेस बढ़ती चली जाएंगी। इट विल फॉर्म अ प्रोग्रेसिव चेन रिएक्शन। ये फिब्रिलेशन कम नहीं होगी, मसला बन जाएगा, डेथ कॉज हो सकती है क्योंकि वेंट्रिकल्स पंप नहीं कर पा रहे। एक इंपल्स जिस रास्ते से एक दफा गुजरती है वो दोबारा गुजरते हुए कोई और पैटर्न होता है, कोई और रास्ता होता है, क्योंकि जब दोबारा गुजर रही होती है तो कोई और मसल्स रिफ्रैक्टरी स्टेट में होते हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर निज़ाम, कोई तरतीब, कोई रिदम नामी चीज़ तो है ही नहीं ना। कभी कोई जगह रिफ्रैक्टरी पीरियड से निकल रही है, कभी कोई जगह रिफ्रैक्टरी पीरियड में एंटर हो रही है, कोई निज़ाम तरतीब नहीं है इसमें। और जो इंपल्सेस हैं वो चूंकि स्लो हैं, वो फैलती चली स्लो हो गई हैं और वो फैलती चली जा रही हैं आराम से, उनको
कोई ना कोई जगह उनको एक्साइटेड मिल ही जाती है। जब मिलने कम होती है तो रिफ्रैक्टिव पीरियड से कोई जगह बाहर आ जाती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव पीरियड भी शॉर्टन हो गया है। तो मतलब ये फिब्रिलेशन में इंतहाई डेडफुल किस्म का सीन है कि वो फैलती चली जा रही है। और वो बी में आपको दिखा रहे हैं कि अब सारी जगह ही कुछ एक्साइटेटरी हुई पड़ी है और इम्पल्सेस जो है वो सारे हार्ट में फैलती चली जा रही हैं। तो ये एक मल्टी डायरेक्शनल स्प्रेडिंग हो रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है इम्पल्स की, कोई तुक नहीं बन रही, डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रही होंगी, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, तो इम्पल्सेस एक दूसरे की जो करंट है जो इफेक्ट्स हैं उनको कैंसिल करती चली जा रही होंगी। तो ईसीजी भी बिल्कुल बेचारी कुछ भी नहीं शो कर पा रही होगी, क्योंकि ईसीजी में सारी न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। तो अब हम ईसीजी देख रहे हैं कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में पहले चंद सेकंड में तो ईसीजी में चलो फिर कोई वोल्टेज 0.5x मिलीवोल्ट की मिल जाती है, लेकिन फिर फ्यू सेकंड्स के बाद हमें वोल्टेज बिल्कुल कम मिलना शुरू होती है, 0.2 से 0.3 वोल्ट्स मिलना शुरू होती है। हालांकि नॉर्मल क्यूआरएस में आपको याद होगा 1 to 1.5 मिलीवोल्ट मिला करती थी, लेकिन अब ईसीजी ऐसी बेतरतीब सी हो गई है, न्यूट्रलाइज फिब्रिलेशन जो हो गई है, कभी इम्पल्स कहीं जा रही है कभी कहीं जा रही है, बल्कि हर तरफ जा रही है। तो वो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी ईसीजी करती है, अच्छा इधर इम्पल्स नहीं बल्कि इधर, बल्कि वो कुछ समझ ईसीजी को भी नहीं आ रही। ठीक हो गया। तो ये उन्होंने आपको बता दिया कि किस तरह से ईसीजी में शुरू में 0.5 मिलीवोल्ट थी, फ्यू सेकंड्स और फिर चंद सेकंड बाद 0.3 to 0.2 मिलीवोल्ट हो गई, और 10 सेकंड्स बाद तो हम कहते हैं कि आना ही ईसीजी बंद हो जाती है। तो ये बहुत ड्रेडफुल कंडीशन होती है। अच्छा, अब इस कंडीशन को हम खत्म किस तरह से करते हैं? हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई जगह हर वक्त एक्साइटेटरी फॉर्म में है ही है। हम क्या करते हैं, एक हाई वोल्टेज दे देते हैं हार्ट को, एक करंट लगाते हैं बहुत हाई, इतना हाई करंट लगाते हैं कि एक वक्त में अचानक सारा हार्ट जो है ना वो पोलराइज हो जाए, सॉरी डीपोलराइज हो जाए, सारा हार्ट रिफ्रैक्टिव स्टेट में चला जाए। जब सारा हार्ट रिफ्रैक्टिव स्टेट में चला जाएगा, असल में देखें 60 साइकिल एसी करंट में भी तो यही हुआ था, सारा रिफ्रैक्टिव स्टेट में चला गया था, लेकिन कुछ रिफ्रैक्टिव स्टेट बाहर आ गया था और करंट मिलता चला गया था, तो ये मसला बन गया था। हम क्या करते हैं, फॉर अ 1000th पार्ट ऑफ अ सेकेंड के लिए हम 1000 इतना ज्यादा करंट देते हैं। करंट का वोल्टेज कितनी, अप टू 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट करंट दे देते हैं। कितनी देर के लिए, 1000th पार्ट ऑफ अ सेकेंड, बहुत थोड़े लम्हे, एक लम्हे के लिए देते हैं, ताकि ये ना हो कि एक दफा तो हमने सारा रिफ्रैक्टिव स्टेट में डाल दिया, जब कुछ पार्ट्स बाहर आए तो अभी भी करंट दे रहे हैं, तो फिर दोबारा ही फिब्रिलेशन कॉल हो जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रोशॉक डीफिब्रिलेशन होती है वेंट्रिकल्स की, कि 1000 वोल्ट करंट दें, लेकिन बिल्कुल एक लम्हे के लिए, ताकि एक दफा अचानक सारा हार्ट डीपोलराइज हो जाए, रिफ्रैक्टिव स्टेट में चला जाए, जितनी इंपल्सेस थी वो फौत हो जाएं, क्योंकि जब सारा हार्ट रिफ्रैक्टिव स्टेट में चला जाएगा तो इंपल्सेस फौत हो जाएंगी, सारी इंपल्सेस फौत हो जाएंगी। उसके बाद हार्ट अपने नॉर्मल रिदम पे रिटर्न कर सकता है। तो इसलिए हम ये डीफिब्रिलेशन कर लेते हैं इस तरह से। अच्छा, डीसी करंट भी इसके लिए यूज कर देते हैं, लेकिन इंसान के अंदर बर्न्स ना हो जाए, तो इसलिए हम 1000 वोल्टेज का एसी करंट यूज करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्यू थाउजेंड पार्ट ऑफ अ सेकंड के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फिब्रिलेशन नहीं कॉज हो रही, हमारे पास उस तरह के मसले मसाइल नहीं बन रहे। अच्छा, अब ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन देखें जब पेशेंट में ये मसला बनता है तो चंद सेकंड बाद ही हार्ट तो बेचारा चलना ही बंद हो जाता है ना। तो हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए कि भाई जैसे ही इस तरह के जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, क्योंकि देखो अगर फिब्रिलेशन कॉज होना शुरू हो गई तो मैंने आपको बताया ना, चंद सेकंड बाद ही ब्लड की फ्लो चूंकि जीरो हो जाती है, तो चंद सेकंड्स में कुछ मिनट्स में डेथ हो सकती है। तो हम एक डिवाइस लगाते हैं, स्मॉल बैटरी पावर्ड डिवाइस होती है, उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डीफिब्रिलेटर। इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डीफिब्रिलेटर या आईसीडी भी कहते हैं। ये आमतौर पे अंदर लगा दी जाती है, हार्ट की सरफेस पे सर्जरी करके हम लगा देते हैं। ये खुद ही देखती है कि इस वक्त फिब्रिलेशन कॉज हो रही है, सेंस करती है फिब्रिलेशन को, और जब फिब्रिलेशन कॉज होती है तो ये हाई वोल्टेज देती है 1 सेकंड के लिए, या मतलब 1000 पार्ट ऑफ अ सेकंड के लिए, और डीफिब्रिलेट कर देती है। यानी ये इलेक्ट्रोशॉक ये इंस्ट्रूमेंट कर देता है हमारे पास। अब जो अच्छा, फिर उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा बताया उन्होंने कि अब हमारे पास जो मॉडर्न आईसीडीज आ रहे हैं, उसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी थी कि हम थोड़ी सी सर्जरी करते हैं, रिब केज के ऊपर ही आईसीडी को लगा जाते हैं और इलेक्ट्रोड्स दोनों तरफ से हार्ट तक चले जाते हैं, तो भी काम हो जाता है। तो इतना अच्छा काम है। लेकिन अब मिसाल के तौर पे आईसीडी नहीं लगाया हुआ और फिब्रिलेशन हो गई, चंद मिनट तक हम काम कुछ नहीं कर सके, अब तो बंदा तकरीबन फौत होने के करीब है, ठीक है, ब्लड पंप नहीं हो रहा, तो उस सूरत हाल में क्या कर सकते हैं, अब रिवाइव करने के लिए हैंड पंपिंग करते हैं कि अब हार्ट रुका है तो हम हाथ से, सर्जरी में कई दफ़ा इस तरह से होता है कि हाथ में हार्ट को पकड़ के हम बाहर से हार्ट को पंप करवा रहे होते हैं, ताकि कम से कम एक दफ़ा ब्लड तो जाए सारी जगह पे। ये ब्लड जब हार्ट के, जारी बात है हार्ट के मसल में भी ब्लड आना शुरू होगा, थोड़ा हार्ट भी जिंदा होना शुरू होगा, हो सकता है हार्ट भी अपना काम शुरू कर दे। तो जब फिब्रिलेशन थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाए तो पहले हम हैंड पंपिंग ऑफ द हार्ट से इसको ठीक करते हैं, और ठीक करने के बाद
फिर जब हार्ट के मसल्स में हिम्मत बन जाती है फिर हम वो करंट लगा के डिफिब्रिलेट भी कर जाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ डिफिब्रिलेशन से काम नहीं चलेगा, हार्ट अपनी हिम्मत ही हार चुका है, पहले उसको हिम्मत देते हैं फिर डिफिब्रिलेशन कॉज करते हैं। तो ये जो दोनों काम करते हैं इसको हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन। क्या कहते हैं? कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई है कि ये हैंड पंपिंग अब जरूरी नहीं है कि हम हाथ से ही कर रहे हो, कई दफा चेस्ट कैविटी बंद है, सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। अब अभी एक पेशेंट आया, उसको फौरन सर्जरी तो नहीं करेंगे ना, अगर सर्जरी के दौरान ऐसा हो जाए फिब्रिलेशन की वजह से फिर तो हैंड पंपिंग कर लेंगे, लेकिन अगर पेशेंट आया तो चेस्ट कैविटी क्लोज है, बाहर से ही आप देखते हैं कई दफा बाहर से ही उसको पंप कर रहे होते हैं, बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, हम बाहर से भी थ्रस्ट दे के तो भी ये काम कर सकते हैं हैंड पंपिंग वाला। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। लेकिन अगर हम कहते हैं कुछ, अच्छा ये अप टू 90 मिनट्स भी कई दफा आपको ये करना पड़ता है हाथ से पंप, 1.5 घंटा, यानी कि उसके बाद डिफिब्रिलेशन कॉज करते हैं हम, फिर सक्सेसफुल होती है। जब फिर वो कहते हैं कि अगर काफी देर के लिए हार्ट बंद रहा है तो चंद मिनट भी हार्ट बंद रहेगा तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और 5 to 8 मिनट्स अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो या ब्रेन साहब पक्के पक्के सो जाएंगे या उन पर कोई मेंटल इम्पेयरमेंट हो जाएगी। इसलिए अगर 5 से 8 मिनट लेट हो चुका है उसके बाद अगर आप हार्ट को चला भी लें तो हो सकता है कि पेशेंट जो है वो सारी जिंदगी कोई मेंटल इलनेस का शिकार रहे। ठीक, ये तो हमने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पढ़ ली। फिर आती है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रिया के अंदर इसी तरह का इसमें मतलब मैकेनिज्म सेम है, उसी तरह से फिब्रिलेशन कॉज होती है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है इसमें उसमें क्या हो रहा था, वेंट्रिकल नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा था ना, इसमें क्या होगा, एट्रिया नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट ना करने से तो ब्लड जा ही नहीं रहा था बॉडी में और डेथ हो सकती थी। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट ना करने से क्या होगा, वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फुल नहीं हो सकेंगे ना, लेकिन वेंट्रिकल्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एट्रिया असल में कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल्स में ब्लड डालते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फुल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ ब्लड तो रहेगा वेंट्रिकल्स में, कुछ ना कुछ ब्लड पंप करते रहेंगे, तो सालों भी एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ इंसान जिंदा रह सकता है। बस एफिशिएंसी हार्ट की कम हुई भी होती है क्योंकि वो कम ब्लड पंप कर रहा होता है, तो ये बात है सिर्फ, लेकिन इतनी डेंजरस नहीं है एट्रियल फिब्रिलेशन जितनी डेंजरस हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन थी। अब एट्रियल फिब्रिलेशन में ईसीजी आपके पास किस तरह की होगी, जाहिर सी बात है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, एट्रिया के अंदर डीपोलराइजेशन नहीं आ रही, तो जिस तरह पहले आपके पास बेचारे क्यूआरएस थे वो मरे मरे आ रहे थे, कोई क्यूआरएस बन ही नहीं रहा था प्रॉपर, तो अब एट्रियल फिब्रिलेशन में आपके पास पी वेव नहीं बन रही होगी। हाँ जी, पी वेव की फॉर्मेशन तबाह हो चुकी है, इसे बस क्यूआरएस बना करेगा, टी वेव बना करेगी, अगला क्यूआरएस बना करेगा, इस तरह से बात चलेगी। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है एट्रिया के अंदर बेतरतीबी से आपके पास ये इंपल्सेस ट्रेवल कर रही हैं। ठीक हो गया। लेकिन अच्छा, वेंट्रिकल्स के अंदर तो वेंट्रिकल्स का क्यूआरएस तो प्रॉपर काम करेगा, वेंट्रिकल्स में तो कोई बेतरतीबी नहीं आई। अब हम डिस्कस करते हैं कि एट्रिया की बेतरतीबी का वेंट्रिकल्स की बेतरतीबी पे क्या असर होता है। देखें, बात ये है, जब वेंट्रिकल्स को एक दफा इंपल्स मिलती है नॉर्मली तो 0.35 सेकंड लगते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करके नॉर्मलाइज होने में, एक और इंपल्स का इंतजार करता है। ये 0.35 क्यूटी इंटरवल है बेसिकली, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से लेके टी वेव के बीच की जो जगह थी, जिस जगह पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं या जिस जगह पे वेंट्रिकल्स किसी मजीद इंपल्स को नहीं बर्दाश्त करते, वो जगह 0.35 सेकंड। नॉर्मल स्थिति में क्या होता था कि ये आपके पास देखें, ये पी वेव बनी, उसके बाद ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, टी वेव बनी। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये दोबारा तैयार हैं कि अगर कोई और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भेजे तो ये बन सकते हैं, लेकिन इस दौरानिये में इस वक्त अगर वेंट्रिकल की कंडीशन देखें तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये जो जगह है ना, इस दौरानिये में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये दौरानिया होता है 0.35 सेकंड का। इस 0.35 सेकंड के थोड़ी देर बाद पी वेव बनती है और एक और क्यूआरएस फॉर्म होता है। ठीक है, नॉर्मली तो थोड़ी देर बाद एक पी वेव बनती है, लेकिन अब क्या है, एट्रिया के अंदर तो इंपल्सेस बेतरतीबी से फिर रही हैं। हो सकता है जैसे ही वेंट्रिकल एक और इंपल्स के लिए तैयार हुआ है उसी वक्त कोई अवारा फिरती हुई एट्रिया के अंदर तो अवारा फिर रही है ना इंपल्सेस, कोई इंपल्स फिरती हुई आ जाए यहाँ तक, लो जी, साथ ही एक और क्यूआरएस फॉर्म हो जाए और टी वेव। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये जनाब क्यूआरएस टी वेव के बाद तैयार है, कोई अवारा वेव आई नहीं रही, थोड़ी देर बाद आई, ओ लो जी, अब साथ ही क्यूआरएस बन गया। ठीक है, थोड़ी लेट आई, तो या तो 0.35 सेकंड के फौरन बाद आ गई या लेट भी हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो एक क्यूआरएस से दूसरे क्यूआरएस का गैप है ये 0.35 से 0.95 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा भी होता है, कम भी हो सकता है फौरन ही आ जाए, जैसे ही वेंट्रिकल तैयार हो तो नॉर्मल में थोड़ा सा गैप मिलता है, लेकिन गैप ना मिले फौरन ही आ जाए। और ये भी हो सकता है कि नॉर्मल में गैप मिलता है, इसमें ज्यादा गैप मिल जाए क्योंकि काफी देर से कोई आ ही ना रहा हो।
ठीक। तो इससे आपकी जो QRS की रिदमिसिटी है वो भी इफेक्ट हो रही होती है इस तरह से। लेकिन जब इंपल्स मिल गई तो आपके पास एक नॉर्मल QRS बनेगा, अच्छी वोल्टेज वाला, और फिर वो टी वेव बनेगी। वेंट्रिकल्स ने तो नॉर्मल काम करना है। हाँ, वेंट्रिकल्स को अब अगर आप कभी किसी वक्त कहते हो कॉन्ट्रैक्ट करो, कभी किसी वक्त कहते हो, उस वजह से वो कभी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी लेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब कह रहे हो तो वो कर नॉर्मल ही रहे हैं। नतीजतन वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको बताया था ना कि ये देखिए, एक जब QRS एंड हो रहा होता है, ये QRS आपके पास एंड हुआ, टी वेव बनी, इसकी काफ़ी देर बाद जाके फिर एक पी वेव और एक और QRS बनता है। जाहिर सी बात है, ऐसे नोट थोड़ी देर बाद थोड़ा गैप देता है, हार्ट को थोड़ा सुकून देता है। तो इसमें सुकून अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि कभी भी कोई आवारा वेव आके वेंट्रिकल से कच्ची दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करो, वेंट्रिकल बेचारे को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाता है। तो इसमें भी एक तरह का टैकीकार्डिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट तो हुआ है। ट्रीटमेंट इसका भी वही है, इलेक्ट्रोशॉक, उसी तरह का हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि एट्रियम में एक ही वक्त में सारी रिफ्रैक्टिव पीरियड में चला जाए। तो काम तकरीबन सेम ही है। लेकिन अब इसमें देखिए, ये एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट इंक्रीज किया हुआ है, कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी थोड़ा कम तेज है, कभी ज्यादा तेज हो जाता है, कभी मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। ये तो हो गई एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फ्लटर में क्या है, हार्ट रेट ज्यादा हुआ हुआ है और सीक्वेंस के साथ हुआ हुआ है, यानी कि बस धड़ाधड़ हार्ट रेट ज्यादा है ही है। इसमें इंपल्सेस को क्या होता है बेसिकली, पहले जिस तरह हमने कहा था फिब्रिलेशन में तो इंपल्सेस आवारा हो गई थी ना, कहीं पे रिफ्रैक्टिव पीरियड था, कहीं पे नहीं था, तो इसलिए कहीं पे करंट जा रहा था, कभी कहीं पे नहीं जा रहा था। इसमें ऐसा नहीं होता। एट्रियल फ्लटर की अगर बात करें तो इसमें एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल गोल गोल घूमी चले जाते हैं। ये जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना समझाने के लिए, ये जो एग्जांपल दी थी गोल गोल घूमना, कि वापस आया तो रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म, ये गोल गोल घूमी चले जा रहे हैं, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी समझाने। तो ये वाली एग्जैक्ट सिचुएशन गोल गोल ही एट्रियल फ्लटर के अंदर हो रही होती है। वरना तो आमतौर पे पहले तो समझाने का मकसद ये था कि वो जब वेंट्रिकल्स में था तब तो अगर इसको मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बताऊं तो ये वापस आती थी, ये जगह निकल चुकी है रिफ्रैक्टिव पीरियड से, कुछ इंपल्स यहाँ पे भी गई, पीछे से भी इंपल्स आ गई, तो वो कुछ इंपल्स यहाँ पे भी आना शुरू हो गई, फिर यहाँ से कुछ जगह रिफ्रैक्टिव पीरियड में थी, ये इंपल्स डिवाइड हो गई, मतलब एक आवारापन बन गया था ना सारा था। यहाँ पे आवारापन नहीं बन रहा, यूनिडायरेक्शनल चल रही है। ये वो दिखा रहे हैं एट्रियल फ्लटर में यूं जा रही है इंपल्सेस, और ये एट्रियल फिब्रिलेशन में बिल्कुल आवारा इंपल्सेस, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में है। तो एट्रियल फ्लटर में तो एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसमें जब मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही थी फिब्रिलेशन में, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर रही थी, लेकिन फ्लटर में तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी नहीं कर रही होंगी, ये चीज भी है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें इसी चीज जाहिर बात है थोड़ी डिफरेंट होगी। अच्छा, एक और चीज नोटिस कीजिएगा, बेसिकली इसमें होता है एट्रियल फ्लटर में जो हार्ट बीट का इंक्रीज है वो ज्यादा है, मतलब फिब्रिलेशन में हार्ट बीट 125 to 150 बीट्स पर मिनट हो चुकी होती है, लेकिन एट्रियल फ्लटर में एट्रिया जो है वो 200 to 350 बीट्स पर मिनट पर जा रहा होता है। लेकिन क्या एट्रिया का इतना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना वेंट्रिकल को भी इतना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करवाता है? नहीं, इसका जवाब है नो। क्यों? वही वजह कि वेंट्रिकल ने तो 0.35 सेकंड लेने ना अपने नॉर्मलाइज होने में, तो तय हुई होती है ये बात। अगर मिसाल के तौर पे अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें एक फिक्स रेशो क्यों होती है, क्योंकि देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये एट्रिया के नीचे यहाँ पे वेंट्रिकल है, ठीक है। अब ये वेव आई, ये वेव तो बहुत तेजी से ट्रेवल कर रही है ना, ये 0.1 सेकंड में आ जाती है, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, लेकिन इसको वापस एक इंपल्स को लेने के लिए ये तैयार होने में 0.35 सेकंड लगते हैं। तो एक आई, ठीक, ये भी तैयार नहीं हुआ, 0.1 सेकंड हुआ है। एक और दफा वो घूम के आ गई, ये अभी भी तैयार नहीं हुआ, 0.2 सेकंड हुए हैं। ये एक और दफा घूम के आ गई, अभी भी तैयार नहीं हुआ, 0.3 सेकंड हो गए हैं। ये जब चौथी दफा घूम के आई ना, तो ये 0.3 सेकंड पूरे हो चुके थे, ये तैयार था। अब वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, तो क्या हुआ, एट्रिया ने 3 दफा कॉन्ट्रैक्ट किया, एक दफा वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर 3 दफा एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, और एक दफा वेंट्रिकल ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया। तो एक फिक्स्ड, अच्छा अब मिसाल के तौर पे जनाब 0.1 नहीं लग रहे, इसको 0.2 सेकंड लग रहे चक्कर काटने में। अब क्या होगा, इसको किया 0.2 सेकंड जगह चक्कर लगाई, इसने कहा जी मेरा 0.35 सेकंड बाद मैं तैयार हूंगा। अच्छा, इसने कहा चलो मैं दूसरा चक्कर लगा लेती हूँ, ये दूसरा चक्कर लगा के आई, अब 0.4 सेकंड्स हो चुके हैं, तो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, एट्रिया 2 दफा कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल 1 दफा कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इसकी स्पीड पे बेस करते हुए डिफरेंट रेशो होती हैं एट्रिया और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में, 2:1 या 3:1 या एक प्रॉपर, मतलब कम से कम रेशो होती है, जो भी रेशो हो रेशो होती है। फिब्रिलेशन में तो कोई रेशो होती नहीं है ना। मिसाल के तौर पे जनाब ये 0.35 के बाद तैयार बैठा हुआ है, हो सकता है फौरन ही साथ ही कोई ना कोई वेव आ जाए, या हो सकता है अभी सारी दूर जा रही हैं, या कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, थोड़ी देर बाद कोई वेव यहाँ से गुजरी तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर गई। तो इसमें एक प्रॉपर रेशो होगी, इसमें प्रॉपर रेशो नहीं होगी।
अच्छा जी, ये चीज़ भी हमारी डिस्कस हो गई। उसके बाद आता है कार्डियक अरेस्ट। एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन का डिफरेंस एक ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लीजिएगा किस तरह से है। इसमें प्रॉपर रिदम है, इसमें नहीं रिदम। इसमें एक रेशो है, इसमें रेशो नहीं, सॉरी फ्लटर में रेशो है, फिब्रिलेशन में रेशो नहीं है। फ्लटर में यूनिडायरेक्शनल है, फिब्रिलेशन में यूनिडायरेक्शनल नहीं है। फ्लटर में ईसीजी आ रही है, इसमें ईसीजी बेचारी बेकार आ रही है, कोई पी वेव नहीं बन रही। तो ये कुछ डिफरेंसेस होंगे फिब्रिलेशन और फ्लटर में। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिएगा, एट्रियल फ्लटर में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन किस तरह से, इंपल्स पहले यहां से गुजरी है, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से। तो ये जो एट्रिया है ये कंप्लीटली एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। कभी ये वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये खुल गई, ये कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से ना, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कभी कोई। फायदा तो तब होता ना अगर सब में एक दफा गई और रुक गई, तो फिर क्या होता, सब थोड़ी देर तक अंदाजा लगाते और पूरा कॉन्ट्रैक्शन होती। तो इफेक्टिव एट्रिया नहीं होता उतना, क्योंकि एट अ टाइम सारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, लेकिन अलबत्ता कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन फिब्रिलेशन से बेहतरी होती है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, वो कंडीशन जिसमें कोई रिदम ना रह जाए, वो चाहे फिब्रिलेशन की वजह से हो, चाहे पेसमेकर के खराब होने की वजह से हो, जो भी बला है भाई, कोई रिदम नहीं रह गया, तो हम कहेंगे कि ये कार्डियक अरेस्ट हो गया। एक नो स्पॉन्टेनियस रिदम रिमेन्स। ये डीप एनेस्थीसिया, कोई एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया, उसकी वजह से ये हो जाता है। नतीजतन अगर कार्डियक अरेस्ट परमानेंट हो गया किसी पेशेंट में, हम क्या करते हैं, हम एक आर्टिफिशियल पेस मेकर उसके अंदर लगा देते हैं, उसके अंदर सर्जिकली हम इम्प्लांट कर देते हैं। ये इसके अंदर बैटरी लगी हुई होती है, ये पेस मेकर हार्ट को एक रिदम देता रहता है कि चलो जी, क्योंकि हार्ट नॉर्मल है, काम कर सकते हैं, लेकिन हार्ट को रिदम नहीं मिल रहा, पेस मेकर खराब हो गया है। इस कंडीशन में हम उसके अंदर एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं कार्डियक अरेस्ट को ट्रीट करने के लिए। तो ये चैप्टर नंबर 13 हमारा खत्म होता है। कोई कंफ्यूजन रह गई तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा।